बेटा बताओ कहाँ तक पढ़े थे? सेकंड लॉ हो गया था, और सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ का वेरिफिकेशन भी हो गया था, प्रूव भी कर लिए थे हम लोग। तो अब हम लोग को पढ़ना है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कौन सा? और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं इसके पहले वाला वो लेक्चर जरूर देख लेना, नहीं तो कम समझ आएगा, है ना? ओके। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ध्यान देना बेटा, इसी को बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। मीन्स आप कह सकते हो न्यूटन का गति का तृतीय नियम। हाँ एक ही बात है, गति विषय भी है ना। न्यूटन का गति का तृतीय नियम, या फिर इसी को एक नाम से और जानते हैं, क्या बेटा? क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्रिया प्रति का नियम। लो देख लेते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। ध्यान देना, न्यूटन का गति का तृतीय नियम का स्टेटमेंट देखना बेटा, कथन कह क्या रहा है ना। तो देखना कथन ये है इसका, यदि कोई वस्तु किसी वस्तु पर, ऐसे लिखना, यदि कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु ही पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। समझना, यदि कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही, याद रखना कितना, उतना ही बल किस दिशा में? विपरीत दिशा में लगाती है। यही क्या है? न्यूटन का तृतीय नियम। और इसको आसानी से समझने के लिए हम लोग बोल सकते हैं, जैसे यदि हम लोग देखो बॉल लेते हैं और बॉल को दीवार पे जोर से फेंक के मारते हैं, तो बॉल क्या करती है? दीवार पे बल लगाती है, तो दीवार भी क्या करती है? बॉल पे उतना ही बल लगाती है और विपरीत दिशा में लगाती है। बात समझ आ रही है? इसलिए जिस डायरेक्शन में आप फेंकते हो बॉल को, ठीक उसके विपरीत डायरेक्शन में क्या होता है? छिटक जाती है, यही दूर चली जाती है। क्लियर? अब आपके मन में एक सवाल होगा, सर दीवार तो नहीं गया? बात समझ आ रही है? जैसे अगर बॉल भी दीवार पे बल लगा रही थी तो दीवार तो नहीं गया, क्योंकि दीवार स्थिर है, उसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए उस पर बल तो लगाई लेकिन दीवार नहीं हिला, और दीवार जब बल लगा तो अब आप सोच सकते हो सर हम लोग जब किसी को चाटा मारते हैं, बात समझ में आ रही है, तो आप तो कह रहे हैं कि उतना ही बल लगा रहा है विपरीत दिशा में। तो जब हम लोग चाटा मारते हैं अपने हथेली से किसी के गाल पे, तो गाल वाले व्यक्ति को ज़्यादा चोट लगता है,
अब नियम के अकॉर्डिंग गाल भी क्या कर रहा होगा, आपके हाथों पर उतना ही बल लगा रहा होगा। बिल्कुल सही बात, उतना ही बल लगा रहा है ना, फिर भी आपको चोट नहीं लगती, मतलब कम लगती है। तो बल तो उतना ही लग रहा है भाई, आप उसको मार रहे हो तो आपके हाथों द्वारा उसके गाल पर लगाया गया बल और उसके गाल द्वारा आपके हाथों पर लगाया गया बल बराबर है। लेकिन गालों की स्किन थोड़ा सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, बात समझ में आ रही है, और हाथों का स्किन क्या होता है, थोड़ा हार्ड होता है, तो इसलिए इसको थोड़ा बल का कम कम अनुभव होता है और गाल को ज़्यादा होता है। बात समझ में आ रही है। तो इतना समझिए, कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगा रही है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाएगी। यही क्या है, न्यूटन का तृतीय नियम। बात क्लियर है, कोई डाउट? इसमें कुछ चीज़ें आप समझ लो, और वो ये एक कथन हो गया, ध्यान देना, यहाँ पर आप लिख सकते हो, किसी एक वस्तु द्वारा, देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखवा देते हैं, क्लियर है। वैसे अभी समझ लो क्या, कि जैसे बॉल है, दीवार पर बल लगाया, बात समझ में आ रही है, तो उसको बोलते हैं एक्शन। क्या बोलते हैं? एक्शन का मतलब क्रिया। और जब दीवार बॉल पे बल लगाई तो उसको बोलते हैं रिएक्शन, यानी कि प्रतिक्रिया। बात समझ आ रही है। और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम बॉल के द्वारा लगाए गए बल को क्रिया बोलेंगे या दीवार के द्वारा लगाए गए बल को हम लोग प्रतिक्रिया बोलेंगे, नहीं। किसी भी एक वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु पर लगाया गया बल क्या होगा, क्रिया होगा, और दूसरे वस्तु के द्वारा पहले वस्तु पर लगाया गया बल प्रतिक्रिया होगा। बात समझ आ रही है। तो इतना समझना, इसलिए इस नियम को एक छोटे में लिख सकते हो, क्लियर, एक छोटा सा सेंटेंस लिख सकते हो इस नियम के लिए, अथवा करके। क्या? प्रत्येक क्रिया का बराबर व विपरीत, बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होता है। लो, इसको आप छोटे में लिख सकते हो, है ना, टेक्निकली लैंग्वेज में। अब देखो क्या लिखा है, प्रत्येक क्रिया का, क्रिया का मतलब बल से है, क्रिया और प्रतिक्रिया का मतलब क्या समझोगे, बल। मैंने अभी आपको बताया, किसी भी एक वस्तु द्वारा लगाए गए बल को आप क्रिया बोल दो और दूसरे के द्वारा लगाए गए बल को आप प्रतिक्रिया बोल दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी एक वस्तु के द्वारा लगाया गया बल, बात समझ में आ रही है, बल का बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होता है। प्रतिक्रिया का मतलब दूसरे वस्तु द्वारा लगाया गया बल। तो वही चीज तो लिखा हुआ है, बस छोटे में लिखा है। तो क्या बोलेंगे, प्रत्येक क्रिया का बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होता है। कोई डाउट नहीं है ना? तो इतना चीज आप समझ ली, और इसमें अभी हमको बहुत सारी चीजें समझनी है, लेकिन एक टॉपिक याद आ गया है जो मैंने शायद आपको पढ़ाया नहीं है। दूसरा नियम जब मैंने पढ़ाया, न्यूटन का गतिविषय द्वितीय नियम, तो दूसरे नियम के बाद आप क्या क्या पढ़े, बताना थोड़ा सा। हाँ, दूसरे नियम का सत्यापन आपको पढ़ा दिए, है ना। दूसरे नियम से प्रथम नियम का सत्यापन पढ़ लिया आप। और क्या पढ़े थे, आवेग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, इम्पल्स, आवेग नहीं पढ़ाया हो ना, संवेग पहले नियम के बाद पढ़ाया था ना। हाँ, तो आवेग नहीं पढ़ाए तो रुक जाओ, इसको स्टेटमेंट तो समझ में आ ही गया है, इसके जस्ट पहले हम लोग पढ़ लेते हैं आवेग, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं, वो पढ़ना थोड़ा सा जरूरी, ठीक है। चलो देख लेते हैं, है ना, फिर वापस से उसको पढ़ेंगे। मुझे लगा कि पढ़ा दिए हैं। इम्पल्स, इसको बोलते हैं बेटा आवेग। देखो आवेग क्या होता है, संवेग क्या बताए थे आपको, वेग के गुणनफल को, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या बोल देते थे, संवेग बोल देते थे, उस वस्तु का संवेग। अब देखो आवेग क्या होता है, तो आप लिखेंगे, स्टेटमेंट पहले बता दूं आपको, फिर समझा रहा हूँ एक एक चीज। पहले देखना, इसकी परिभाषा आप बता सकते हो
अल्प समय देखो अल्प समयांतराल डेल्टा टी, जो डेल्टा टी होगा बहुत कम समयांतराल होगा, बात समझ में आ रही है। तो अल्प समयांतराल के लिए किसी वस्तु पर कार्यरत आवेगी बल, आवेगी बल, अभी समझा रहा हूं, एक एक शब्द समझाऊंगा बेटा, है ना। पहले परिभाषा देख लो क्या है कि अल्प समयांतराल यानी डेल्टा टी के लिए किसी वस्तु पर कार्यरत आवेगी बल, इसको भी ब्रैकेट में कुछ लिख लो ताकि दोबारा लिखना ना पड़े लाइन पर। आवेगी बल मान लेना एफ है, कितना है बेटा, एफ। ओके, तो अल्प समयांतराल के लिए किसी वस्तु पर कार्यरत आवेगी बल तथा उस अल्प समयांतराल तथा उस अल्प समयांतराल, कौन से अल्प समयांतराल, जितने टाइम के लिए लग रहा था, पर बात समझ में आ रही है। तो आपने कितना माना था, डेल्टा टी के गुणनफल को, के गुणनफल को आवेग कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, और आवेग को याद रखना, कुछ लोग आई से लिखते हैं या फिर कुछ लोग जे से लिखते हैं। बताओ, ये बात समझ रही, बोलो बेटा, क्लियर। आवेग को किससे किससे लिखेंगे, या तो आई से लिखेंगे या तो जे से लिखेंगे। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो परिभाषा है, इस परिभाषा के अकॉर्डिंग जो इम्पल्स यानी कि आई है, यानी कि आवेग है, वो किसके बराबर होना चाहिए। तो आपने कहा कि भैया अल्प समयांतराल के लिए जो वस्तु पर कार्यरत आवेगी बल एफ है, वो एफ ले लीजिए, ओके, तथा उस अल्प समयांतराल डेल्टा टी के गुणनफल को, तो डेल्टा टी समयांतराल ले लीजिए और उन दोनों का क्या करा लिए, गुणनफल, गुणा करा लिए, उसी के क्या होगा, बराबर होगा। ये जो आवेग है, ये अल्प समयांतराल के लिए किसी वस्तु पर कार्यरत आवेगी बल तथा उस अल्प समयांतराल के गुणनफल के बराबर होगा, यही तो लिखा है ऊपर। तो उसी को मैंने बस गणितीय रूप में लिख दिया, बाकी कुछ नहीं है। तो आप ऐसे इसको बॉक्स बना लो, ये फार्मूला हो जाएगा इसका। बताओ बेटा, क्लियर है ये फार्मूला। अब यहाँ से कई सारी चीजें, एक एक चीज क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ से आपसे कोई पूछ सकता है कि भैया इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक SI मात्रक। आप बताओ कि भैया I बराबर F इंटू डेल्टा टी है, तो I का मात्रक वही होगा जो F इंटू डेल्टा टी का, समझ आ रहा है ना, दोनों ही बराबर लिखे हुए हैं, तो I का मात्रक वही होगा जो F इंटू डेल्टा टी का। F क्या है, बल, हाँ हाँ वही फोर्स इंग्लिश में ही, तो उसका मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक क्या होगा, तो लिख देंगे भैया इसका SI मात्रक है न्यूटन, और डेल्टा टी क्या है, समयांतराल, यानी समय ही तो हुआ, तो समय का मात्रक सेकंड, न्यूटन सेकंड। क्या बोलेंगे, याद रखना ये योजक चिन्ह इसको बोलते हैं, है ना। हाँ, तो ये योजक चिन्ह का मतलब दो वर्डों को जोड़ना होता है, एक साथ लिखना, माइनस मत समझ लेना, नहीं तो गड़बड़ होगी। इतना याद रखो, फिजिक्स में कहीं भी किसी भी मात्रक में प्लस और माइनस कभी मिलेगा ही नहीं, कभी नहीं मिलेगा, या तो गुणनफल के रूप में मिलेगा या तो भागफल के रूप में मिलेगा, क्लियर। अब प्लस और माइनस क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो, कोई भी भौतिक राशि तभी जोड़ी अथवा घटाई जाएगी जब उनके क्या हो, विमीय सूत्र या मात्रक समान हो। जब समान होगा तभी तो जोड़ा जाएगा। तो मान लो कहीं मीटर पर सेकंड वाले को मीटर पर सेकंड में जोड़ रहे हो, तो क्या आएगा, 2 मीटर पर सेकंड, बात खत्म। बात समझ में आ रही है, 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड कितना होगा, 2। तो मात्रक तो हमेशा मीटर पर सेकंड ही आएगा, वो कभी प्लस और माइनस के रूप में नहीं है, ओके।
इतनी बात हो गई। और एक चीज भैया, जो आई है, आई का मतलब इम्पल्स, ये क्या है बेटा, याद रखना, सदिश राशि। क्या है? सदिश राशि। कोई पूछे अगर सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होती होगी, तो किस डायरेक्शन में? तो आप बताओगे आई की दिशा, बिल्कुल सही भैया, आवेगी बल की दिशा में, है ना। तो जिस डायरेक्शन में यह होगा उसी डायरेक्शन में यह। और आप जानते हो ये सदिश राशि है, तो इसके ऊपर ऐसे तीर और इसके ऊपर भी तीर ऐसे बना सकते हो। कोई डाउट? तीर का मतलब बस केवल इतना बताएगा कि ये सदिश राशि है, ठीक है। और क्या पूछा जा सकता है आपसे इसमें? मात्रक हो गया, सदिश राशि है, डायरेक्शन जान लिए, क्लियर। अब थोड़ा सा आपको इसमें जो शब्द यूज हुए हैं वो सारी चीज़ें बता दें। देखो, अल्प का मतलब तो आप पहले से जानते हो, बहुत कम समय अंतराल, बहुत कम समय अंतराल के लिए। बात समझ में आ रही है? बहुत कम समय अंतराल के लिए किसी वस्तु पर कार्यरत, कार्यरत का मतलब लगने वाला। आवेगी बल, ये हमको समझना है कि भैया इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है, आवेगी बल क्या होता है ना, तो ये समझा दे रहे हैं। और क्या है, तथा उस अल्प समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। बस केवल एक ही शब्द तो समझाना है कि आवेगी बल क्या होता है, उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर समझना बेटा, इम्पल्सिव फोर्स का मतलब आवेगी बल। हाँ, ये कहते किसे हैं? तो ध्यान देना भैया, एक एक चीज समझना। सबसे पहले चीज, वह बल जो बहुत कम समय के लिए किसी पर काम करे। बात समझ में आ रही है? कम समय के लिए ज्यादा बल कार्य हो, तो याद रखना, ऐसे लिख दे रहा हूँ आपकी भाषा में समझने के लिए, कम समय के लिए अधिक बल। बात समझ आ रही है? जब किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए बहुत ज्यादा बल लगे, क्लियर। और दूसरी चीज, वस्तु के संवेग में पर्याप्त परिवर्तन, ऐसे लिख लो, अधिक बल लगे, परिवर्तन हो। ये अगर कोई बल लग रहा है और वो बहुत अधिक है और बहुत कम समय के लिए लग रहा है, बात समझ में आ रही है, और उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन भी हो जा रहा है पर्याप्त, तब उस बल को हम लोग क्या बोलते हैं? आवेगी बल बोलते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि भैया जब तक हम लोग को एग्जाम्पल नहीं मिलता तब तक थोड़ा कम समझ आता, तो इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख ले रहे हैं थोड़ा अच्छा है ना। इसको ऐसे आप लोग लिख लेना ताकि समझ में आए एक एक चीज। एग्जाम्पल देखिए, जब आपने देखा होगा क्रिकेट, लगभग लोग खेलते हैं ना, बचपन में आप लोग भी खेल रहे होंगे, अभी भी खेल रहे होंगे और देख ही रहे होंगे, इस समय तो क्रिकेट चल भी रहा है ना। तो ध्यान देना, जब कोई खिलाड़ी किसी बॉल को पकड़ता है तो पकड़ते समय अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे खींच लेता है। हम लोग को 9th 10th में पढ़ाया गया होगा, है ना, क्यों ऐसा हो रहा है, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दिया गया होगा, लेकिन अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे ऐसा क्यों होता है। तो अपने हाथ को क्या करता है? पीछे खींच लेता है। क्यों खींच लेता है? क्योंकि वो जान रहा है अभी जब बॉल हमारे हाथ से टकराएगा तो टकराने का जो समय होगा बहुत कम होगा, 0.000 करके कुछ सेकंड होगा, तो बहुत कम समय के लिए टकराएगा, तो अल्प समय हो गया और बहुत तेजी से लगेगा, यानी बल का मान क्या होगा? बल का मान बहुत अधिक होगा। हाँ, आपको ये बता रहे थे कि अगर कोई बॉल आती है खिलाड़ी की ओर तो पकड़ते समय अपने हाथ को क्या कर लेता है? पीछे कर लेता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? आपको ये समझा रहे थे कि बॉल उसके हाथों से बहुत कम समय के लिए टकराती है और बहुत तेजी से टकराती है, यानी कम समय के लिए अधिक बल लगता है। बात समझ में आ रही है? और एक बात बताओ, जब बॉल आ रही थी तो उसका कुछ ना कुछ वेग होगा और कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होगा? संवेग होगा, तो ये उसका प्रारंभिक संवेग रहा होगा। लेकिन जब आपके हाथों से टकराई, आपने उसे क्या कर दिया? रोक दिया। आपने उसे रोका ना, रोक दिया, तो कुछ समय में आपने रोका होगा तो वेग कितना हो गया?
और द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा, और इन दोनों का गुणनफल होता क्या है, द्रव्यमान गुणे वेग, संवेग। तो ये P2 यानी बाद वाला संवेग हुआ। तो बताओ संवेग में पर्याप्त परिवर्तन हुआ? पर्याप्त क्या, ये तो जीरो हो गया, जीरो से गुणा कराएंगे तो संवेग में परिवर्तन भी तो हुआ। तो बात समझ में आई? तो उस समय जो खिलाड़ी के हाथ पे बल लग रहा था उसको क्या बोलते हैं? आवेगी बल। उसका प्रभाव बहुत तेज होता है, तो उससे बचने के लिए थोड़ा सा क्या करता है, हाथ को पीछे कर लेता है। अभी लॉजिक भी समझाएंगे क्यों कर लेता है पीछे, है ना। हाथ पीछे करने से कैसे बच जाता है, चलो इसी समय बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। देखो बेटा, I इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी लिखा है। इसको आप कई तरीके से समझ सकते हो। एक तो ये कि आवेग तो कांस्टेंट रहेगा, आवेग को आप क्या रखते हो, कांस्टेंट, एफ इंटू डेल्टा टी, ऐसे ही तो फार्मूला है। आवेग तो आप उतना ही रखना चाहते हो, तो आवेग क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट होने का मतलब नियत, क्या हो जाएगा, नियत। ऐसे समझ लो, डेल्टा टी क्या है, गुणे में इधर जाएगा भाग में, ये तो बात समझ आ रही है ना। हाँ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई अपॉन डेल्टा टी बराबर एफ। क्लियर है? अभी इसमें थोड़ा जटिलता होती है इसलिए इधर कर दे, आसानी समझोगे। अगर ये नियत है तो इसको हटा दो। एफ और डेल्टा टी का रिलेशन देखो, व्युत्क्रमानुपात में है कि नहीं है, ये हर में है कि नहीं है, ये अंश में और ये हर में है। तो आप कह सकते हो जो बल है बेटा वो किस प्रकार से निर्भर कर रहा है, व्युत्क्रमानुपाती है, समय अंतराल के, जो टाइम पीरियड था उसको रोकने का, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, व्युत्क्रम संबंध का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है अगर समय बढ़ेगा तो बल का मान घटेगा, और अगर समय अंतराल जो था वो कम होगा तो बल का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसीलिए खिलाड़ी भले ही फिजिक्स नहीं जानता लेकिन उसका कोच उसको समझाता है, और अनुभव से आप लोग भी पहले से जानते हो कि अगर हम अपने हाथ को पीछे खींचेंगे तो पीछे लाते समय कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, कुछ ना कुछ टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा, और अगर टाइम बढ़ जाएगा तो बल का मान क्या होगा, कम लगेगा, और हमको चोट कम लगेगी। बात समझ आ रही है? बहुत आसान आसान आपके पास एग्जाम्पल है ना। आप लोग देखो पहले खूब ज़्यादा जंप करते रहेंगे, कूदते रहे होंगे, यार अभी छत से कूदने के लिए कहा जाए तो हाथ पैर टूट जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर कहा जाए नीचे बालू रख दिया जाए, बात समझ में आ रही है, आराम से जंप कर जाओगे। गद्दा रख दिया जाए, आराम से जंप कर जाओगे। लॉजिक क्या है, बहुत आसान लॉजिक है कि भाई समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर ये मान लो दीवार है, ऐसे है ना, ऐसे करके है, यहाँ से आपको जंप करना था, यहाँ से, और यहाँ पर अगर आपको क्या रख दिया गया, गद्दा रख दिया गया, बात समझ आ रही है, आप आराम से कूद जाओगे, यहाँ से यहाँ जंप करोगे, और जंप करोगे तो आपको चोट भी कम लगेगी, आप पहले से जानते हो। क्यों? क्योंकि जब आप इस पर गिरोगे तो ये थोड़ा सा ऐसे से क्या होगा, दब जाएगा, है ना, थोड़ा सा धंस जाएगा, तो धंसने में टाइम लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम का मान बढ़ गया, टाइम का मान क्या हुआ, तो जो बल लग रहा था आप पर उसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। संवेग तो जीरो होगा ही, बात समझ में आ रही है, लास्ट में जाके रुकोगे संवेग जीरो होगा, तो आवेग तो उतना ही रखोगे, क्लियर, लेकिन बल का मान क्या कर लोगे, आप कम कर लोगे। सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी बात है। आप ऐसे भी मैथमेटिकली जो पहले समझाने जा रहे थे आप उसको भी समझ सकते हो। यहाँ पर क्या लिखा था, आपने यही फार्मूला लिखा है, आई इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। मैं कह रहा हूँ कि आई को नियत रखना है, आई को नियत रखने का मतलब मान लो 10 यूनिट है, आई का मान कितना है, 10 है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा ले रहा हूँ, अब मान लो एफ का मान मान लो कितना है, 5 है, कितना है बेटा, हालांकि समय अंतराल तो बहुत कम होता है लेकिन एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं रख रहा हूँ 2, ऐसे इसको रख लो 100, आवेग कितना है 100। अब इसको समझाने के लिए आप कर सकते हो ऐसे 50 गुणे 2, तो टाइम कितना है 2, और फोर्स कितना है 50, ये तो फिक्स रहेगा 100 ही रहेगा। बात समझ आ रही है, नियत कर दी। अब बताओ टाइम बढ़ा रहे हो, टाइम बढ़ाना है, बढ़ा दो, टाइम बढ़ा के कितना कर दिए 10, अब गुणा कराओ, 10 और 50 का गुणा कराएंगे तब तो 500 हो जाएगा। तो ये बराबर तभी संभव है जब ये कम हो, क्योंकि उसको क्या किया हो, बढ़ाया हो, समय क्या किया हो, बढ़ाया हो, तो बल कम होना चाहिए। तो ये तभी आएगा जब इसका मान कितना हो जाए 10। तो पहले बल कितना लग रहा था 50 न्यूटन का, अब बल कितना लग रहा है 10। कारनामा क्या किए आप, समय को बढ़ा दिए। आपने क्या किया,
तो बस इतना याद रखना है, टाइम पीरियड अगर बढ़ गया यानी समय अंतराल बढ़ गया तो बल का मान क्या हो जाएगा, जो प्रभावित है वो कम हो जाएगा। इसीलिए जब आप गद्दे पर जंप करते हो तो आपको ज़्यादा चोट नहीं लगती। मान लो कहीं फर्श लगा हो उस पर जंप कर जाओ तो ऊपर से नीचे तक पूरी हड्डी क्या होगी, टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत तेजी से बल लगेगा और बहुत कम समय के लिए लगेगा। भाई इंस्टेंट क्या करता है, वो आपके वेग को जीरो कर देता है। तो तुरंत वेग को जीरो करने का मतलब क्या हुआ, संवेग को तुरंत बदल दिया बहुत कम समय में। और जब टाइम पीरियड बहुत कम हो जाएगा तो बल का मान क्या हो जाएगा, जीरो। और समझने वाली बात है, अगर टाइम पीरियड जीरो हो जाए लगभग, देखो टाइम पीरियड अगर कितना हो जाए लगभग जीरो, तो जीरो से जब भाग करोगे किसी चीज़ को तो बल कितना हो जाएगा, आनंद, बल कितना हो जाएगा, यानी बहुत तेज बल लगेगा। समझ गए? इसीलिए जब भी किसी चीज़ को रोकना हो तो इंस्टेंट यानी तुरंत मत रोको, धीरे धीरे करके रोको, थोड़ा सा टाइम लो। टाइम लेने से होगा क्या, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा बल का मान क्या होगा, उसका प्रभाव कम होगा। तो यही सारे हैं दैनिक जीवन में उपयोग आपके आवेग के। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके बुक में पढ़ना, जो एग्जाम्पल समझ नहीं आएगा पूछना, बता देंगे। वैसे तो मुझे लग रहा है समझ आ गया होगा, क्लियर ना एकदम ये चीज़। अच्छा, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भैया आवेग और संवेग में संबंध बताओ। किसमें किसमें? तो बताओ, एक लाइन वाला बताऊं कि 4-5 लाइन वाला बताऊं? है, एक लाइन वाला पढ़ो, आसान रहेगा। 4-5 समझने में आसानी होगी। अरे देखो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, एक के लाइन में इतने में ही समझा दे रहा हूँ, देखो समझने में आसानी होगी इसमें भी। ये कौन सा लाइन वो हुआ कि अगर हम 4-5 लाइन वाला पढ़ेंगे तो समझ ज़्यादा आएगा। हाँ, relation between impulse and momentum means संवेग और आवेग में संबंध। किसमें किसमें बेटा? संबंध। देखो इतने में हो जाएगा आराम से। कैसे? ध्यान देना, हम सभी जानते हैं इम्पल्स आई बराबर क्या लिखे हो आप, आवेगी बल गुणे समांतराल, यही तो, आवेगी बल गुणे समांतराल, यही लिखे हो। ओके, बट हम सभी ये भी जानते हैं संवेग में लाना है संबंध ना, तो बल को संवेग के रूप में लगेगा। न्यूटन के द्वितीय नियम से बल बराबर क्या होता था, संवेग में परिवर्तन की दर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। बताओ होता था नहीं होता था? अरे यही तो लिखे हो, संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती थी, बल के समानुपाती होता था। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते थे, कांस्टेंट एक आता था, यानी बल के बराबर होता था। तो संवेग में परिवर्तन की समय दर यानी डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, कितने समय में कितना संवेग में परिवर्तन हुआ, तो जहां बल लिखा है वहां पे लिख दो, प्रूफ हो गया। आई बराबर एफ की जगह क्या लिखेंगे, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी और गुणे डेल्टा टी। तो बताओ बेटा, डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या होगा, कट जाएगा ना, बस प्रूफ तो हो गया। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन, हाथ हो गया। समझ गए? तो ये वाला जा, और भी तरीके हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। तो इतना हो गया, इसलिए आप लिख सकते हो आई बराबर डेल्टा पी। आई बराबर क्या लिख सकते हो बेटा, डेल्टा। आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन, ध्यान देना दोनों में अंतर। यहाँ पर क्या है, बल बराबर संवेग में परिवर्तन की समय दर, यानी हम उसकी तुलना कर रहे हैं समय के साथ, कितने समय में कितना संवेग में परिवर्तन हुआ। लेकिन आवेग बराबर क्या है, केवल और केवल क्या देख रहे हैं, संवेग में परिवर्तन। हाँ, तो केवल यहाँ संवेग में परिवर्तन देख रहे हैं, हमको इससे मतलब नहीं है कि कितने समय में कितना। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो कि डेल्टा पी का मतलब क्या है, तो डेल्टा पी का मतलब है पी एफ माइनस पी आई।
बात समझ में आ रही है। एफ का मतलब फाइनल यानी अंतिम संवेग, और आई का मतलब इनिशियल, इनिशियल का मतलब प्रारंभिक संवेग। तो अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग को घटाएंगे तो पता चल जाएगा ना कितना अंतर हुआ, यही चीज है। और यही क्या लिखा है, ये संवेग परिवर्तन। क्या लिखा है बेटा, तो ये लिखा है संवेग परिवर्तन। कोई डाउट बताओ, नहीं ना, बस। तो आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन और बल बराबर संवेग में परिवर्तन की दर, ये न्यूटन का द्वितीय नियम है। अगर कोई पूछे कहाँ से लिखे, तो न्यूटन के द्वितीय नियम से। बात समझ आ रही है ये। अब देखो, आवेग तो आप तब यहाँ पर आसानी से तब तक निकाल पाओगे जहां पर बल नियत होगा। जैसे मान लो बल का मान कह दिया 10 न्यूटन लग रहा है, आराम से आप निकाल लो डेल्टा टी समय में। लेकिन समय बदलता जाए, बल भी बदलता जाए। हो सकता है पहले आपने 10 न्यूटन, फिर 11 न्यूटन, फिर 12 न्यूटन, फिर 15 ऐसे लगाए, तब आप कौन सा बल यहाँ रखोगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। तो याद रखना, हम लोग औसत बल रखते हैं। कौन सा, एवरेज ले लेंगे, सबका औसत ले लेंगे। बात समझ में आ रही है। हाँ, तो उसके लिए कई सारे तरीके हैं, परेशान मत होना। इसको हम डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल में सिखा देंगे। कहाँ पर, जब आपको आंखिक प्रश्न करवाएंगे तो वहाँ पर अगर न्यूमेरिकल आता है सब करवा लेंगे, ठीक है। और उससे पहले आवश्यक है कि आप समाकलन अवकलन पढ़ लो, ज़्यादा समझ आएगा, है ना। बार बार बता रहा हूँ, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा पढ़ो, ठीक है। तो आवेग पूरा समझ आ गया, ओके। औसत निकालना बता देंगे, ये तो हो ही गया। अब हम लोग वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम क्या कहा था, यदि कोई वस्तु बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहले वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाएगी। यानी आप घर पे जाओ, अपनी बहन को एक चाटा मारो तो वो भी आपको एक चाटा मारेगी। बात समझ में आ रही है। ये क्या है, न्यूटन का तृतीय नियम। लेकिन ध्यान देना, यहाँ क्रिया और प्रतिक्रिया का मतलब केवल और केवल बल से है, किसी के स्वभाव से नहीं है। नहीं तो हाँ, ये बताना आवश्यक है, किसी जरूरी नहीं कि आप जाके उसको एक चाटा मारो वो भी आपको एक चाटा मारे, समझ गए। लेकिन इतना जरूर पता चल गया है कि भाई एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगा रही है तो दूसरी वस्तु भी पहले वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाएगी। इसका मतलब यार बहुत विशेष चीज है। इसका मतलब ये है कि पूरे ब्रह्मांड में अकेला बल आपको मिलेगा ही नहीं। सबसे पहली बात, सोचने वाली बात है ना। अगर एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगा रही है तो दूसरी वस्तु भी तो लगा रही होगी पहले वस्तु पर बल। इसका मतलब बल अकेला कहाँ हुआ, युगल हुआ। एकल बल का अस्तित्व ही नहीं है। नहीं समझ पाए आप, सोचिए, खुद से सोचिए, विचार करिए कि न्यूटन का तृतीय नियम कह रहा है अगर कोई एक वस्तु है दूसरी वस्तु पर बल लगा रही है तो दूसरी वस्तु भी तो पहले वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगा रही है। तो फिर एक बल कहाँ हुआ, दो बल हुआ ना। तो हमेशा याद रखना कि पूरे ब्रह्मांड में एकल बल की कल्पना क्या करना है, नहीं करना, अस्तित्व में ही नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपको इस नियम से रिलेटेड लिखवा देना, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। और वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट। फैक्ट नंबर 1, पहली चीज, एकल बल क्या बताइए बेटा, एकल आ गया बल का अस्तित्व नहीं। पहली चीज समझ आ गई। बस छोटे छोटे लिख लो, है ना, समझने के लिए कि एक बल कभी नहीं होगा, होगा तो एक साथ दो बल होगा। अच्छा, अब देखो कुछ भ्रम आपके क्लियर करने हैं। सबसे पहली चीज ये समझना है कि क्रिया और प्रतिक्रिया एक साथ, ऐसे लिखेंगे, साथ साथ क्रियाशील होते हैं। सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूँ,
ये सब जनरली स्टूडेंट गलती करते हैं, समझते हैं, भ्रम में हो जाते हैं। क्रिया का मतलब क्या हुआ, पहले गेंद जाएगा दीवार पे बल लगाएगा तो दीवार जान पाएगा, फिर वो भी गेंद पे बल लगाएगा ना। याद रखना, क्रिया और प्रतिक्रिया बल दोनों के दोनों साथ साथ कार्य करते हैं। इसका मतलब मैंने शुरुआत में ही बताया था, किसी को भी क्रिया बोलो, किसी को भी प्रतिक्रिया बोलो, जरूर नहीं गेंद वाला बल लगा रहा है उसको क्रिया बोलो। बात समझ आ रही है? ऐसा नहीं कि गेंद पहले बल लगाएगा दीवार बाद में, ना एक साथ लगाएगी। समझ आ रही बात? गेंद जिस समय बल लगाएगा उसी समय दीवार भी लगाएगा। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि क्रिया और प्रतिक्रिया साथ साथ क्रियाशील होते हैं। बात समझ आई? कोई डाउट? अच्छा, एक चीज और समझिए। मान लीजिए ये कोई दीवार है, बहुत ध्यान से समझना। गेंद आई, इससे टकराई, गेंद आई इससे टकराई, बात समझ में आ रही? और टकरा के फिर वापस जाएगी तो गेंद इस पर बल लगाएगा। मान लेना इस पर बल लगा रहा है कितना, F1, F ही लिख दो क्योंकि बराबर ही तो बल लगाएगा, और ये उस पर बल लगा रहा है F, मन का F1 F2 लिख लो, दोनों बराबर होगा। तो क्या करने के लिए F1 F2 लिख दो, F लिख दो, ठीक है। दोनों के दोनों बल क्या होंगे, बराबर होंगे। भाई तीर भी बराबर कर लो, आप लोग पढ़े लिखे हो, नहीं तो बताने लगोगे कि सर आपने गलत बनाया फिगर, हैं। तीर का मतलब परिमाण होता है, और तीर बराबर है तो परिमाण बराबर है, हाँ तो बराबर तीर है, ठीक है। अब बताओ, गेंद इस पर बल लगा रहा है F और ये इस पर बल लगा रहा है F, तो ये समझने वाली बात है, दोनों विपरीत दिशा में है न्यूटन के नियम के अकॉर्डिंग। और हम लोगों ने पढ़ रखा है अगर सदिश राशि विपरीत दिशा में है तो उनका परिणामी निकालते समय उनको घटा दो, उनका परिणामी निकालते समय उनको क्या करो, घटा दो, तो F माइनस F करोगे। अब बराबर चीजों को घटाओगे तो क्या मिलेगा, हाथी, 0। यानी ये बल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, निरस्त कर दें। होना चाहिए ना ऐसा, लेकिन ऐसा होता नहीं यार। देखो बॉल टकरा के फिर इधर की ओर जाती है, अगर परिणामी बल 0 होता तो गेंद को ना इधर जाना चाहिए ना उधर जाना चाहिए, वहीं जाके चिपक जाना चाहिए था, है ना, कि अब हम तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसा होता है, समझो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है। ये सब डीप बातें हैं बढ़िया से। अरे नियम का क्या है यार, नियम तो आपने रट ही लिया, हो गया खत्म। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब आपको समझ को विकसित करेंगे, बेहतर बनाएंगे फिजिक्स में। तो पहली चीज़, एकल बल का अस्तित्व नहीं है, जहाँ भी एक बल काम कर रहा है दूसरा काम करेगा उसके विपरीत दिशा में बराबर। क्रिया और प्रतिक्रिया पर साथ साथ क्रियाशील होते हैं, यानी ये भ्रम छोड़ दो कि पहले क्रिया काम करता है बाद में प्रतिक्रिया, ना, दोनों एक साथ काम करते हैं। इसीलिए किसी एक को क्रिया बोलो, दूसरे को प्रतिक्रिया बोलो। तीसरा चीज यहाँ पर समझने वाली बात यह है, जब दोनों बल बराबर होते हैं तो एक दूसरे को निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि विपरीत दिशा में भी हैं। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी बस जो हल्की होगी या जो क्रियाशील हो सकती होगी, मतलब गतिशील हो सकती होगी, वो गति करती है। तो गति क्यों करती है, जब उस पर बल लग रहा है तभी तो कर रही है। निरस्त हो जाता तो गेंद इधर नहीं आता, तो निरस्त नहीं हो रहा है, लेकिन आपके नियम के अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए। तो कुछ समझ पा रहे हैं इसमें क्यों नहीं हो रहा, समझने वाली बात है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तुओं पर काम कर रही है। देखो, एक बल दीवार पर काम कर रहा है, दूसरा बल गेंद पर काम कर रहा है, बात समझ आ रही है। और बल निरस्त कब होता है, जब एक ही वस्तु पर काम करे। किस पर काम करें, देखो ये मार्कर है, इस पर हम 5 न्यूटन का बल ऊपर की तरफ लगाएं और 5 न्यूटन का बल नीचे की ओर लगाएं, तो दोनों क्या हो जाएगा, मार्कर ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, एक दूसरे के बल को क्या करेगा, निरस्त कर देगा। बात समझ आ रही है, क्योंकि विपरीत दिशा में है, 5 - 5 = 0 न्यूटन। समझ आई बात। तो यहाँ पर लिखेंगे भैया, हाँ इसको समझ गए हम लोग। और क्या समझे कि क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया और प्रतिक्रिया दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती हैं। बात समझ आई, दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती हैं या कार्यरत होती हैं, ऐसे लिखिए, क्या कार्यरत
होते हैं। अच्छा, यही रीजन है, ऐसे लिखेंगे, इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त नहीं करते। इतना याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक दूसरे को क्या करेंगे? निरस्त नहीं करेंगे। याद रखना, कभी भी क्रिया और प्रतिक्रिया बल काम कर रहा है तो अलग अलग वस्तु पर काम करेगा। अलग अलग वस्तु पर काम करेगा तो हम एक वस्तु पर गणना क्यों करेंगे? परिणामी बल हम किसी एक वस्तु पर निकालते हैं ना, कि इस पर कितना काम कर रहा है, तो उस पर तो यह काम ही करेगा, इसीलिए गेंद इधर जाएगा। क्लियर? निरस्त नहीं करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज भैया, आप लोग समझ सकते हो, थोड़े दिन पहले आप लोगों को पढ़ाए थे अविलंब प्रतिक्रिया बल। तब आपको क्रिया प्रतिक्रिया बल नहीं पढ़ाया था ना, अभिलंब प्रतिक्रिया बल पढ़ाए थे। आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है उसको लेकर। देखो भैया, याद ये रखना, यहाँ पर लिखोगे अभिलंब, ऐसे लिखेंगे, भार, भार का मतलब mg हुआ, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, जिसको हम लोग R से लिखते थे या फिर N से लिखते थे, है ना, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। R से लिखो या फिर N से लिखो। तो भार mg व अभिलंब प्रतिक्रिया बल R, mg की बात हो रही है, भार mg होता है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल को किससे लिखते हो? R से। क्रिया और प्रतिक्रिया बल नहीं है, ये भी याद रखिए। क्रिया प्रतिक्रिया बल नहीं है, नहीं आप सोचो क्रिया और प्रतिक्रिया बल है। जैसे ध्यान देना, कोई सपोज करना कि ये मेज है, क्या है बेटा? मेज, ओके। और इस पर हम कोई ब्लॉक रख दिए, क्या रख दिए? ब्लॉक का मतलब गुटखा। बात समझ आ रही है? सॉरी, ध्यान देना, ये लकड़ी का गुटका हो सकता है, पत्थर हो सकता है, कुछ भी रख दिए। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, पृथ्वी इसको अपने केंद्र की ओर खींचेगी, और पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी भार क्या है? एक प्रकार का बल है। जिस बल से खींचती है उसी को तो भार कहते हैं। तो भार क्या है? बल है। तो इस पर एक बल काम कर रहा होगा नीचे की ओर, यानी पृथ्वी की ओर, और उस बल को हम लोग वेग बोलते हैं, यानी भार। वो किसके बराबर होता है? तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अभी हम लोग न्यूटन का द्वितीय नियम पढ़े, तो इसका द्रव्यमान अगर हम मान लें यम है, कितना है बेटा? तो यम लिखेंगे, और गुरुत्व त्वरण जी, तो ये यम जी वही तो है भार। क्लियर? ये नीचे की ओर काम कर रहा है। ठीक है, अब देखो, जब ये नीचे की ओर काम कर रहा है, क्लियर, ये mg क्या कर रहा है? काम कर रहा है नीचे की ओर। अब ये देखना, ये दबाव डालेगा किस पर? इस सतह पर जिस पर रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? मेज की सतह पर रखा है ना, तो उस पर दबाव डालेगा। तो मेज की सतह पर ये इतना भार का दबाव डालेगा, तो मेज की सतह क्या करेगा? इस गुटके पर एक बल लगाएगा। मेज की जो सतह होगी वो इस गुटके पर क्या करेगा? बल लगाएगा, और वो ठीक विपरीत दिशा में होगी, ऐसे। इसको क्या बोलते थे? रिएक्शन फोर्स R, यानी अभिलंब प्रतिक्रिया बल R। अब बताओ, ये क्रिया प्रतिक्रिया बल है? नहीं है यार, वही तो समझाना है। एक ही वस्तु पर काम कर रहा है। इसीलिए जब हम आपको ये पढ़ा रहे थे अभिलंब प्रतिक्रिया बल R, तो वहां पर ज़्यादा चर्चा ही नहीं कर रहे थे। मैंने बस ऐसे पढ़ा के बस दे रहा था, ठीक है। मुझे केवल समझाना था कि सतह के लंबवत एक बल काम करता है, अभिलंब प्रतिक्रिया, क्योंकि बार बार अभी आगे काम लेगा। लेकिन अब आप न्यूटन का तृतीय नियम पढ़ लो, सारी चीज समझ चुके हो, तो समझना कि क्रिया प्रतिक्रिया बल दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्यरत होती है। ये तो एक ही वस्तु पर काम कर रही है, भार भी इसका उसी पर लग रहा है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल R भी उसी पर लग रहा है ना। इसीलिए देखो, ये बॉडी ना तो ऊपर जा रही है ना तो नीचे जा रही है। इसका मतलब हुआ ये बल और ये बल एक दूसरे को निरस्त कर रहा है। क्या कर रहा है? निरस्त कर रहा है। और जबकि क्रिया प्रतिक्रिया बल एक दूसरे को निरस्त नहीं करते। समझ आ रही बात? हाँ, तो ये चीज समझना है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पहली चीज तो दोनों बराबर हैं भाई। ये उस पर देखा,
ये पृथ्वी इसको खींच रही है इतने बल से। बात समझ में आ रही है? तो पृथ्वी के खींचने के कारण जिस सतह पर रखा है उस पर दाब पड़ रहा है। ये 3 लोग कार्य कर रहे हैं, तो सतह क्या कर रही है, इस पर बल लगा रही है प्रतिक्रिया के रूप में। तो भैया अगर मेज पर जो बल लग रहा है उसको लेते हैं, भैया मेज पर बल मान लो R लग रहा है, इस पर R लग रहा है, तब वो क्रिया प्रतिक्रिया बल है। तो हम मेज के बल की बात ही नहीं कर रहे हैं, जिस सतह पर रखा है उसके बल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भार की, जो कि पृथ्वी खींच रहा है, पृथ्वी द्वारा बल लगाया गया। किस पर? गुटके पर। अब फिर मेज इस पर बल लगा रहा है, किस पर? गुटके पर, उतना ही बल विपरीत दिशा। तो मेज के हिसाब से देखेंगे तब होगा ना। आप भार और ये देख रहे हो तो ये दोनों के दोनों एक ही वस्तु पर कार्य कर रहे हैं, और एक ही वस्तु पर कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्रिया प्रतिक्रिया बल नहीं है। तो एक दूसरे को निरस्त भी करते हैं, बिल्कुल। अरे भाई बराबर तो है ही है, विपरीत दिशा में है, बराबर चीज़ों को घटाएंगे, विपरीत दिशा में इसलिए घटाएंगे, और बराबर चीज़ को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 0। इसका मतलब इस गुटके पर कोई बल नहीं लग रहा, ना तो ये गुटका ऊपर जाएगा ना ही नीचे आएगा। इसका मतलब है कि दोनों बल क्या हो गए? निरस्त हो गए। क्लियर? हाँ, तो यहाँ पर लिख सकते हो, इसलिए ये देखो एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं। क्यों भैया, क्यों अभिलंब प्रतिक्रिया बल नहीं है? तो आप बताओगे चूंकि mg व r एक ही वस्तु पर कार्यरत है। बात समझ में आ रही है? जी। क्यों भैया? क्योंकि वह एक ही वस्तु पर कार्यरत है, इसलिए अभिलंब, इसलिए क्रिया और प्रतिक्रिया बल नहीं। बताओ भाई, बात समझ आ गई? और अगर एक ही वस्तु पर कार्यरत है, इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त भी करेंगे। बात समझ आ रही है? इसलिए ये एक दूसरे को बिल्कुल सही निरस्त कर देंगे। इतनी बात समझ आई? कोई और बात जो आपको परेशान करे? अभी तो मुझे जितना याद आ रहा है लिखवा रहा हूँ, जैसे जैसे याद आएगा बताता चलूँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जो मेन थे मैंने बता दिए। एकल वस्तु का बल का अस्तित्व नहीं है, क्रिया प्रतिक्रिया साथ साथ क्रियाशील होते हैं, और क्रिया प्रतिक्रिया दो अलग अलग वस्तुओं पर काम करते हैं, एक वस्तु पर काम नहीं करते, इसीलिए एक दूसरे को निरस्त नहीं करेंगे। बात समझ आ गई? ओके। और ये देखो, हाँ, इस भ्रम में कभी मत रहना कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल R और mg क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया बल है ना, वो दोनों क्या हैं? एक ही वस्तु पर काम कर रहे हैं। क्लियर है? इसलिए एक दूसरे को निरस्त करेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया बल नहीं। इतनी बात समझ आ गई? कोई डाउट इसमें? नहीं, होना भी नहीं चाहिए। एक आध अनुप्रयोग बता दें, एप्लीकेशन बता दें। जैसे आवेग का बताया ना कि भैया खिलाड़ी क्या करता है, कैच पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे करता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। आप जंप करने से डरते हो अगर कहीं पर रिजिड सतह है तो, क्योंकि आप जानते हो दबेगा नहीं तो टाइम बहुत कम होगा, टाइम बहुत कम होगा तो बल बहुत तेज़ी से लगेगा। आवेगी बल उसी को बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ ऐसे क्रिया प्रतिक्रिया करनी बहुत जगह आप देखते हो एप्लीकेशन में। देखो अनुप्रयोग, हेडिंग बना लेना क्या? तीसरे नियम का अनुप्रयोग, यानी एप्लीकेशन आप थर्ड लाइन डायरेक्ट लिख दो। क्या बार बार हिंदी इंग्लिश, इतना तो आप लोग अंग्रेजी जान ही गए ना। हाँ, धीरे धीरे तेज हो जाओगे। एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी गति के तृतीय नियम का अनुप्रयोग। गति के तृतीय नियम का अनुप्रयोग। क्लियर है? मतलब उसका उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो बहुत सारी जगह हो रहा है, बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके पास। क्लियर? एक एक करके बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहला जो आपको समझने लायक है थोड़ा, समतल जमीन पे चलना। समतल जमीन पर देखो फिजिक्स कहाँ कहाँ काम कर रहा है। कोई हम ले रहे हैं एक प्लेन सरफेस है ना, ऐसे, और मान लीजिए ग्राउंड है, यानी पृथ्वी तल है। क्लियर है? ये क्या है बेटा? ये GL मतलब ग्राउंड लेवल है, पृथ्वी तल हो गया। अब इस पर मान लो
आप चल रहे हो तो कैसे चलते हो? जब हम चलते हैं तो अपने ऐसे पंजे को दबाते हैं ना पृथ्वी पर, तिरछा करके ऐसे, तब आगे बढ़ते हैं, फिर ऐसे ऐसे चलते हैं। क्लियर? अब वो अभ्यस्त हो गए हैं तो उतना ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग चल लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझिए कैसे चलते हैं, तो कुछ इस प्रकार से ऐसे। ये भैया थोड़ा लग रहा है बना ले जाएंगे। हाँ? हाँ बंद तो गया है ना। तो ये पैर भी है, ऐसे उठा के थोड़ा सा और वो दबा के चलता है इस तरीके से। चलो हाँ बेटा वो कुछ भी हो चलो अब यहाँ पर देखना कैसे चलता है आदमी। सबसे पहले तो ये अपने इस पंजे से क्या कर रहा है, पैर वाले पंजे से बल लगा रहा है, किस पर? पृथ्वी तल पर, और तिरछा लगा रहा है। देखो किस तरीके से, कुछ इस डायरेक्शन में लगा रहा है ऐसे। ये पृथ्वी तल पर क्या कर रहा है, ऐसे बल लगा रहा है ऐसे। पहली चीज ध्यान से समझना, मैं कह रहा हूं ये पृथ्वी तल पर लगा रहा है, यानी पृथ्वी पर बल लगा रहा है। क्लियर? दो अलग अलग जगह बल लगेंगे। अच्छा तो पृथ्वी शांत कहाँ बैठेगी? वो भी आपके पंजे पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाएगी, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है ना। तो बताओगे बल तो उतना ही लगेगा, ठीक है भाई। और अब किस पर लगेगा? पंजे पर लगेगा, आपके पैर पर लगेगा, ठीक है। तो ये किस पर लग रहा था? ये बोल देना कि किसी एक बल को बोल दो क्रिया, क्या बोल दो? क्रिया। तो मान लो ये पृथ्वी पर जो बल लग रहा था F, ये क्या है बेटा? क्रिया। क्या है? क्रिया, यानी कि एक्शन फोर्स। ओके, कहाँ पर लग रहा है? तो बताना होगा कि पृथ्वी पर। इतनी बात समझ आई? अब अगर पृथ्वी पर ये बल लग रहा है F, तो पृथ्वी भी इस पर कितना बल लगा रही है? उतना ही। बात समझ में आ रही है? रिएक्शन फोर्स है दोस्तों, R लिख लो, मन कहे थे, मन कहे कितना लिख लो R, नहीं तो F ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, बस दोनों ही बराबर होगा। तो क्या लिख दें? R, उतना ही बल लगाएगी। चलो लिख दिए F, ठीक, कंफ्यूजन ना रहे कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, ठीक है। ओके, तो ये आपने पंजे से पृथ्वी पर बल लगाया, F क्रिया हो गया। अब पृथ्वी क्या कर रही है? आपके पंजे पर बल लगा रही है, इसको आप क्या बोल दो? प्रतिक्रिया। क्या बोल दो बेटा? लेकिन याद रखना दोनों साथ साथ काम करेंगे। और ये किस पर लग रहा है? पैर पर। किस पर लग रहा है? किस पर लग रहा है? पैर। बात समझ आई? आप ध्यान देना, इसको, इसके आप दो घटक तोड़ सकते हो। बात समझ आ रही है? इधर देखना बेटा, इस पर आप दो घटक तोड़ सकते हैं। देखो तिरछा बल ऐसा लग रहा है, तो इसको आप ऐसे दो घटकों में तोड़ दो, एक क्षैतिज बल लगेगा, एक ऊर्ध्वाधर। क्लियर है ना? बस ये बीच में होना चाहिए। और घटक तोड़ना मैंने आपको सिखाया है। आप बताओगे एक बल इधर की ओर लगेगा, ओके, और एक बल इधर की ओर लगेगा। बात समझ आ रही है? अब वो देख लेना ज्यामिति से, इतना तो अब जानने लगे। ये लो, और इसका काम हो जाएगा खत्म। यही तो दो भागों में टूटा है, नहीं तो समझो इधर भी लग रहा है, नहीं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर ये मिल जाएगा। क्लियर? अब अगर हम कहें कि भैया ये क्षैतिज से कुछ बल, क्षैतिज से कुछ कोण बना रहा था, मान लो थीटा कोण बना रहा था, तो इसकी वैल्यू बताओ बेटा आप। इस बल का मान कितना होगा? cos थीटा, थीटा के पास cos, कोण के पास cos, कितनी बार बताया हूँ। तो डायरेक्ट घटक तोड़, ये F है तो ये कितना होगा? F cos थीटा। गुड। और कोण से दूर क्या होगा? sin थीटा, F sin। इसका तो काम खत्म हो गया। तो कुल मिला के आपके पैर पे कितने बल काम कर रहे हैं? दो। कितने बल काम कर रहे हैं? एक क्षैतिज दिशा में, एक ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो भैया जो क्षैतिज दिशा में है और जो ऊर्ध्वाधर दिशा में है, इन दोनों का काम अलग अलग है। जो ऊर्ध्वाधर दिशा में काम कर रहा है, ये भार को संतुलित कर रहा है। किसको बेटा? भार का मतलब mg, mg को संतुलित क्या कर रहा?
संतुलित करता है। बताओ, बात समझ आ रही है? यानी हमारे पूरे बॉडी के भार को क्या करता है? संतुलित करता है। बात समझ आ रही है? तो इतनी बात समझ आ गई। दूसरा वाला देखो बेटा, एफ कॉस थीटा क्या करेगा? तो आप बताओगे ये जो है पृथ्वी तल के समांतर चलने में सहायक, यानी ये आपको आगे बढ़ने के लिए मदद कर रहा है। बात समझ में आई? तो दो बल काम कर रहे हैं, एक तो एफ साइन थीटा, जो कि भाई कोई भी बॉडी है तो उसका तो भार काम ही काम करेगा। भार क्या होता है? पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो सिंपल सी बात है भैया, पृथ्वी क्या कर रही होगी? इसको अपने केंद्र की ओर खींच रही होगी। किसको? आपके बॉडी को, यानी यहीं पे बल लग रहा होगा ऐसे एम जी। किस पर? आपके पैर पर ही। बात समझ आ रही है? तो आपके बॉडी पर ही लग रहा होगा कहीं ना कहीं। क्लियर? तो एक ही वस्तु पर तो काम कर रहा है एम जी और एफ साइन थीटा। तो इसलिए संतुलित करने का मतलब ये एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। ऐसा नहीं कि एक के बल काम कर रहा है तो पैर ऊपर भाग जाता ना, एक एम जी भी काम कर रहा है नीचे, तो उसको संतुलित कर रहा है। बच कौन रहा है? एक एफ कॉस थीटा करेगा क्या? आगे बढ़ने के लिए आपकी मदद करेगा। ऐसे बहुत सारे हैं। घोड़े द्वारा गाड़ी का खींचना, रॉकेट का ऊपर उठना। रॉकेट ऊपर कैसे उठता है? बंदूक से गोली दागते हैं तो बंदूक पीछे की ओर आती है। सब कुछ क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है ना। जैसे बंदूक से आप मान लो ये है भैया, है ना, थोड़ा देसी टाइप का कट्टा बना दे रहे हैं, ये हो गया। फिर और यहाँ से आप क्या करोगे? गोली जब आगे बढ़ेगी तो गोली पर आपने क्या किया? बंदूक के द्वारा बल लगाया है। यहाँ फायर पिन होता है, ठीक है, तो वो इस पर क्या करता है? जब ये आप दबाते हो तो बल लगाता है उस पर। तो जब बल लगाएगा तो गोली शांत थोड़े ना बैठेगी, वो तो आगे जाएगी, लेकिन वो भी क्या करेगी? इस पर आपने बल लगाया अब, तो गोली भी क्या करेगी? आपके बंदूक पर लगाएगी एफ बल और विपरीत दिशा में लगाएगी, इसीलिए पीछे की ओर। बहुत सारे एग्जाम्पल। रॉकेट ऊपर इसीलिए उठता है, गैस उसमें भरा होता है, तो गैस नीचे की ओर निकलने के लिए क्या करता है? रॉकेट बल लगाता है गैस पर। तो गैस भी क्या करती है? रॉकेट पर ऊपर की ओर बल लगाती है। तो गैस तो नीचे निकलती रहती है और रॉकेट ऊपर उठता रहता है। समझ गए? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। नाव के किनारे जाते हो जब आगे बढ़ने के लिए, आप जंप करते हो, तो नाव पर आप पैर से क्या करते हो? तिरछा बल लगा के फिर कूदते हो, नाव पीछे जाती है, तो नाव भी थोड़ा आपको कहती है जाओ भैया तुम भी पार कर लो। बात समझ आ रही है? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, पढ़ना जो नहीं समझना है का बताना। बाकी क्लास कल।